हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आपको सीरीज स्टार्ट कर दी गई है और उसकी अलग प्लेलिस्ट है और कंप्लीटली 3 से 4 दिन या मे बी 5 से 6 दिन में आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी असाइनमेंट और उसका टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से खुद टेस्ट दें, उसके बाद डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो असाइनमेंट्स होंगी उनको। और सॉलिड स्टेट के जो लेक्चर्स हैं वो थोड़े कम आ रहे हैं क्योंकि बेसिकली हमारा जो पहला टारगेट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पहले कंप्लीट कर दी जाए। ठीक है, उसके साथ साथ क्वांटम के भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, मे बी आज इवनिंग में डाल दिया जाएगा या फिर कल सुबह डल जाएगा। ठीक है, तो आपको 101% सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो मे बी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे 30 अगस्त से पहले आपको कि आपका कंप्लीट हो जाए कोर्स। ठीक है, और 101% वादे के साथ कह रहे हैं कि कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, 101% कोर्स कंप्लीट होगा, वादा है अपना इस बात का। ठीक है, आप देखते जाओ क्योंकि मैं पहले कुछ नहीं बोलना चाहता। जब भी अपना जो ये हमारा जो वर्क है ये कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद हम किसी को रिप्लाई करेंगे, उससे पहले किसी को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं किसी चीज में। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें, जो भी लोग बने हुए हैं उसके लिए धन्यवाद। और एक और चीज 101% डिस्कस करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी कोचिंग का क्वेश्चन हो, आप डिस्कस करेंगे 101%। मैंने बोला था लाइव का थोड़े दिन के लिए टाइम लग रहा है, कुछ लाइव का ऐसा ऑप्शन आ जाता है अपन लाइव आएंगे 101%। ठीक है, और मैं आगे आज डिस्कस करता हूं नेक्स्ट इसी सॉलिड के पार्ट में। तो अपन ने जहां तक देख लिया था वो क्या था, एफसीसी थी, उसमें प्लेन डिस्कस की थी। किसी का भी कमेंट नहीं आया कि 1 प्लेन जो एचसीपी है, सॉरी एफसीसी है और बीसीसी के लिए आप उसका जो एरिया डेंसिटी है और जो पैकिंग फैक्टर है वो फाइंड आउट करो। कोई भी ऐसा मेरे पास कमेंट नहीं है, इसलिए मैं आगे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा ऐसा, और नहीं भी किया है तो एक बार पहले उस वीडियो को देख के प्लीज उसको आप कवर कर लें। जब मैं असाइनमेंट कराऊंगा तो आप ही से पूछूंगा कि हाँ ये करवाया था मैंने वहां पे। ठीक है, अब नेक्स्ट में अपन चलते हैं एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, एचसीपी से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं उसी तरीके से मैं बताऊंगा जैसे मैं पहले बताया था। पहले मैं सारी टर्म्स को डिफाइन करूंगा, उसके बाद ब्रीफली आपको नोट्स के रूप में लिखवा दूंगा ताकि आप वीडियो पॉज करके आप कंप्लीटली अपने नोट्स से बना लें। उसके बाद क्या होगा, आप खुद पढ़ सकते हो, बार बार वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहली बात जो हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर है एचसीपी, इसका जो आप जो इसको डिजाइन करोगे उसके लिए आपको पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे उस स्ट्रक्चर को भी इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय आप जैसे एमएससी की जो कॉलेज कोर्सेज जो एग्जामिनेशन होती हैं उनमें आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ती है, यहां तो नहीं पड़ेगी, बट आपको समझने के लिए आपको उसका डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं यहां पे पहले, उसके बाद अपन बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पहले आपको एक चीज ड्रॉ करनी है। देखो इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करनी है। ये दोनों एटम्स है ना, इस एटम से या तो जो नीचे वाला एटम है वो आगे रखें या थोड़ा सा पीछे रखें। याद रखें, या तो आगे रखें या पीछे रखें। मैं थोड़ा सा जनरली इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, मैंने यहां ड्रॉ किया और एक यहां ड्रॉ किया, कोई दिक्कत? इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं और इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, उसके बाद मैं यहां पे जो ड्रॉ कर रहा हूं उसको क्लियर से देखें आप, क्योंकि जो डायग्राम है वही मेन जो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो यही बताएगा। सारी चीजों को आप डायग्राम से ही समझोगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो ये नीचे जब आप लाइन लेके आओगे तो एकदम क्लियर आ जाएगी ये लाइन, इससे टच करते भी नहीं आएगी आपको। ठीक है, आप इसको ऐसे उठा लो फ्लैग को। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, इसको उठा लो ऐसे। ठीक है, इस तरीके से बोर्ड पे नहीं बन रहा है, इसको ऐसे पलट लो ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आ गया ना, तो ये जो नीचे वाला आइटम है वो यहां से आ रहा है और दूसरी लाइन है वो यहां से ड्रॉ हो रही है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, सॉलिड स्टेट के भी लेक्चर्स आपको कंटिन्यू मिलेंगे। कुछ देखो आपको भी पता है जो बेसिकली जो वीडियो शूट होते हैं वो एक ही जगह से होते हैं, इसलिए या तो इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे या सॉलिड के होंगे। क्वांटम के कुछ अलग जगह से शूट होते हैं, तो आपको क्वांटम के भी वैल्यू, तो आपको सॉलिड का भी आप घबराए नहीं, आपको कंटिन्यू सीरीज 101% जैसे क्लासिकल करवाइए ना, उससे भी अच्छा सॉलिड कराऊंगा। आप देखते रहें, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। आप उम्मीद है उसको कायम रखिए और आपके जो मैंने जो वादा किया है उस पर मैं खरा उतरूंगा 101%। ठीक है, चलो आगे देखो, इस एटम को यहां तक करो आप ड्रॉ। ठीक है, इस लाइन को आप ड्रॉ कर दो, कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इस लाइन को आप आगे बढ़ाओ दोनों एटम्स को। ठीक है, ये लो,
देखो मैं पहले बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि ये जो हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर है ये जनरली आपको तभी समझ में आएगी तब आपको ये डायग्राम आता है। पहले बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये डायग्राम है तो इसको आप कनेक्ट कर दें यहां से, ठीक है। ये लो, हो गया कनेक्ट। उसके बाद आप एक काम करो, इस स्ट्रक्चर को लेके आओ, यहां ले आए, इन दोनों के एटम के बीच में। इसी तरीके से इसको लेके आओ। ये क्लोज्ड पैक्ड होती है, इसलिए इसको नाम भी क्लोज्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। आपको बताएंगे लास्ट में इसका जो एफसीसी का जो पैकिंग फैक्टर आता है उतना ही इसका पैकिंग फैक्टर आता है, ठीक है। ये लो, यहां तक आ गया। अब इन लाइन को आप आपस में ड्रॉ कर दो, हो गई। ये आपकी क्या बन गई? हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर बन गई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में, ठीक है। मैंने बता दिया किस तरीके से, वो बता दिया जनरली इसलिए कि कॉलेज जो कोर्सेज की एग्जामिनेशन है उनमें काम आ जाएगा, ठीक है। ये एटम रखे हुए हैं यहां पे, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लो, अब देखो जो हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर है उसमें जो 6 एटम है वो ऊपर है, 6 एटम नीचे हैं। उसी तरीके से आपको क्या है, जो 2 एटम है वो आपको इसके फेसेज पे रखना होता है। कहां रखना होता है? फेसेज पे। जैसे यहां पे रख दिया मैंने, ठीक है। ये इसका फेस है और ये किसका फेस है, मैंने यहां रख दिया। इस तरीके से ड्रॉ होती है। उसके साथ जो 3 एटम है वो इसकी बॉडी के अंदर रखे जाते हैं, इसके बॉडी के अंदर रखे जाते हैं। किस तरीके से रखे जाते हैं? देखो, ये एटम यहां, ये एटम यहां और ये एटम यहां, ठीक है। ये लो, कनेक्ट हो गया। ये एटम इसकी सेंटर में रखो, ठीक है। ये लो, अब इसको भी आप उठा लो ऐसे, ठीक है, और इसको भी उठा लो। तो ये बीच में ऐसे रखा हुआ है, देखो यहां रखा हुआ है, उसके बाद कहां रखा हुआ है, इसके बीच में ऐसा निकाला हुआ है। इस तरीके से ड्रॉ एटम है, ठीक है, ट्रायंगल के रूप में। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये कहलाती है अपनी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ये क्यों कहलाती है ये मैं नेक्स्ट आगे डिस्कस करूंगा, आप टेंशन लो पॉइंट टू पॉइंट। अभी आप डिस्कस जो पाते हैं उन्हीं पे करते हैं अपन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जनरली ये पता होना चाहिए अपन सभी स्ट्रक्चर के अंदर जो पहला पॉइंट अपन जो फाइंड आउट करते हैं वो कौन सा करते हैं। हाँ जी भाई साहब, बोलो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या करते हैं? फर्स्ट पॉइंट अपन क्या फाइंड आउट करते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या। और समन्वय संख्या क्या होती है? एक जो एटम है वो कितने नियरेस्ट एटम से वो घिरा हुआ है, यानी वो कवर हुआ है, ठीक है। कितने एटम से वो कवर हुआ, ठीक है। तो जनरली बता देता हूं मैं कितने एटम से। इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 12। कितना होता है भाई साहब? 12 होता क्यों है? देखो, इसको कवर करने के लिए, इस एटम को कवर करने के लिए यहां पे एक ऐसी और यूनिट सेल होगी कि नहीं होगी? यूनिट सेल। और उस यूनिट सेल को मैं जब ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। ये लो, नेक्स्ट आगे का जो पार्ट होगा वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये लो, होगा कि नहीं होगा बताओ जरा। अरे भाई देखो ध्यान से, कोई भी दिक्कत हो तो ड्रॉ बोल देना, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, कोरोना वायरस नहीं है, और कोरोना वायरस से भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है, तो आपको क्या नहीं होने की जरूरत है? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और नेट के पर्पज से या फिर आईआईटी जेम के पर्पज से भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मेडिसिन भी बन चुका है। अब 101% मैं वादा करता हूं, देखो किसी भी चीज के लिए जो आगे जब आपके एग्जामिनेशन जब होंगे, आपके रिजल्ट होंगे, तब आप खुद अपनी अंतरात्मा से जो मैसेज या फिर आप जो कमेंट जो भी डालते हो उसी से सेल्फ सेटिस्फिकेशन मिलता है इंसान को, जो वर्क किया हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं है, आज नहीं तो कल जॉब लग जाएंगे, कोई टेंशन नहीं इतना, ठीक है। जितना हमें आता है उतना 101% मैं भी सीख रहा हूं। अभी कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं भी सीख रहा हूं। जितना मेरे से प्रोवाइड होगा, जितना मेरी टीम से प्रोवाइड होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, यहां पे जो एटम है यहां पे भी क्या इस तरीके से होगा क्या? इस तरीके से। ये लो, इस यूनिट सेल में भी होगा इस तरीके का, होगा कि नहीं होगा बताओ। ये जो स्ट्रक्चर है वो इधर भी होगी, ठीक है। इसको ऐसे कर लो आप, ठीक है, या फिर आप इसको भी ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ कर लो,
कर लिया। अब ये ऐसे है, ठीक है। तो एक चीज देखो मेरी बात, ये एक एटम, क्या ये नियरेस्ट है इसके? हाँ जी भाई साहब नियरेस्ट है। ये भी इसी के सेम डिस्टेंस पे, ये भी सेम डिस्टेंस पे, ये भी सेम डिस्टेंस पे, मतलब ये क्या है, इसके नेबर है सभी पास में। तो ये 1 2 3 4 5 6, कितने हुए? 6 के बाद 1 2 3, 3 ही हो गए, तो कितने हो गए? 9 पास। इसी तरीके से जस्ट नीचे आओ, चलो नीचे वाले तो नहीं होंगे इसके पास वाले, बट ये तो इसके पास में ही होंगे ना, जिस तरीके से ये है ये उसी तरीके से ये हो गए। तो 6 ये हो गए, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। इसका मतलब कितने एटम से गिरा हुआ है? 12 एटम से गिरा हुआ है। और वही क्या होती है इसकी? कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। इसका मतलब समन्वय संख्या कितनी है इसकी? 12 है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो क्लियर हुआ कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आता है। लास्ट में मैं बोल रहा हूं जिस तरीके से मैंने सॉलिड स्टेट इस फिजिक्स के जो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं उसी तरीके सीरीज में बनाऊंगा। पहले मैं हर पॉइंट को डिफाइन करूंगा, उसके बाद ब्रीफ में लिखवा दूंगा ताकि आप नोट्स अच्छे से कवर कर सको, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट आपका क्या आता है? लैटिस कांस्टेंट। क्या आता है भाई साहब? लैटिस कांस्टेंट। लैटिस जो कांस्टेंट है वो आपका किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, वो आपका मेन है यहां पे। लैटिस कांस्टेंट आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? देखो वहां क्या होता था, सभी में क्यूब था, सेम डिस्टेंस पे थे a, और जो एटम रखे हुए थे उनकी रेडियस थी r। तो आपने जो जनरली उनको टच करते हुए रखा था, जो उन्हें 2r में डिफाइन कर दिया था, वहां यहां ऐसा नहीं है। यहां पे क्या है कि जो यहां से जो डिस्टेंस जो आप जनरली लेते हो, कोई जरूरी नहीं है कि c लो, जो बुक्स में लिखी हुई है तो वो c लिखी हुई होती है, मैं भी सी ले लेता हूं, क्या दिक्कत है, ठीक है, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो सी है, बट इनके जो एक एटम के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी होगी? नियरेस्ट एटम की बीच की डिस्टेंस होगी वो स्मॉल ए होगी। इसका मतलब इस बार दो आपके पास जो लेटिस जो पैरामीटर्स है ए और सी, आपको तो इसका मतलब क्या है, आपको जो लेटिस कांस्टेंट है वो दोनों के रूप में डिफाइन करना पड़ेगा। और दोनों का डिफाइन करने का मतलब आपका जो लेटिस कांस्टेंट आएगा वो सी और ए की दोनों के टर्म में आएगा, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब आपको सी और ए के अंदर रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है कि आपको क्या हो, अच्छे से इस चीज का पता हो। डायग्राम अच्छे से बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं यहां से वापस से ड्रॉ करता हूं एक बार, देखो बनाने के लिए लेटिस कांस्टेंट, यहां देखो क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये लो, क्योंकि यही मेन है लेटिस कांस्टेंट। उसके बाद आपको मैं एक क्वेश्चन आया हुआ है गेट के अंदर, वो डिस्कस करूंगा। यदि आपको समझ में आया तो आप 101% रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, और यदि नहीं आया तो रिस्पॉन्स मत करना। नहीं रिस्पॉन्स करोगे तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया है, तो फिर मैं वापिस वही रामकथा यहां पे वापिस लिखूंगा, ठीक है ना। देखो आ जाओ, ये लो, आया समझ में कुछ? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, मुझे सी और ए के अंदर रिलेशन फाइंड आउट करना है। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो ये एटम है, ठीक है, ये एटम है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसी है, देखो ऐसी, ठीक है, ऐसे। इसका मतलब इसको ऊपर उठाओ तो इसके बीच में हुआ एटम, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? मैं इसको यदि मिला दूं सभी लाइंस को, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेंगे? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे, समबाहु त्रिभुज मिलेंगे। और ये कितने समबाहु त्रिभुज मिलेंगे भाई? 6 मिलेंगे, ठीक है। क्यों? देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं बताऊंगा कि क्यों मैं ये फाइंड आउट, ये जो आपका जो ये ड्रॉ किया है इसमें इक्विलेटरी ट्रायंगल क्यों मैंने ड्रॉ किए हैं, क्यों? क्योंकि जब आप यूनिट सेल का जो वॉल्यूम निकालोगे तो आपको मैं बोलूंगा इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालिए, तो आपको डायरेक्ट कोई चीज ऐसी नहीं पता कि इसका वॉल्यूम निकाल दोगे। वहां से आपको कंसेप्चुअली क्या करना पड़ेगा, जो समबाहु त्रिभुज है उसका कंसेप्ट यूज करके आपको क्या करना पड़ेगा, वो यूज करके आपको इसका यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों है, तो मैं यदि इसके बीच में से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूं तो ये क्या होगा? ये a/2 होगा कि नहीं होगा? मुझे जरा बता दो, ठीक है। तो मैं इसी फर्स्ट ट्रायंगल को मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं साइड में, देखो यही, देखो अब क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल को मैं अलग ड्रॉ कर रहा हूं। देखो क्यों? क्योंकि देखो ये जो एटम है ये इसके ऊपर नहीं है जस्ट,
क्यों? क्योंकि अब इसको उठा के देखो, यदि ये सेंटर में होता तो ही तो इसकी लाइन में ड्रॉ होता एकदम सेंटर में, यहां होता तो ये टर्म डायरेक्ट होता, यहां नहीं है। इसका मतलब इस लाइन को लेके आओगे तो कहां आएगा, ये देखो मैं इसके लिए बता रहा हूं ये लाइन, ठीक है। तो कहीं इस यहां पे आएगा इस फेस पे, ठीक है, इस लाइन पे। क्यों? क्योंकि देखो इसको नीचे ड्रॉ करोगे तो इसको ऊपर उठाओ और इसको नीचे लेके आओ तो एकदम डायरेक्ट यहां कनेक्शन होगा इसका, ठीक है, ऊपर की साइड। यहां पे इस फेस को ऊपर उठा लो आप, और इस फेस को ऊपर उठा लो, ऊपर वाले फेस को भी ऊपर उठा लो, उसके बाद नीचे डायरेक्ट लाओ तो इस पॉइंट पे नहीं आएगा। यदि इस पॉइंट पे आता है एटम तो ये एटम यहां होता सेंटर में, सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा बाहर है, इसका मतलब नीचे आएगा। 3D डायग्राम है ना, इसलिए। तो इस एटम को कवर करने के लिए पहले मैं आपको जनरली बता देता हूं। देखो इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं अलग से। देखो ये क्या कुछ इस तरीके से है, ये ट्रायंगल पूरा, ठीक है, ये रहा ये वाला फर्स्ट ट्रायंगल। तो जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसमें मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं इसके बीच में से, तो ये क्या करेगी, इस लाइन को दोनों पार्टों में डिवाइड करती हुई, तो ये क्या होता है, यदि एंगल कितने होंगे 30 और ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ट्रायंगल है ये वाला, मैंने ये वाला हिस्सा लिया है जिसको मैं नाम दे देता हूं A B और इसको नाम देता हूं C, ठीक है। तो AB नहीं है, पूरी डिस्टेंस A थी तो ये डिस्टेंस कितनी होगी A/2, क्लियर, A/2। उसके बाद आप मेरे को डिस्टेंस चाहिए ये, मेरे को ये क्यों चाहिए डिस्टेंस, क्योंकि जो ऊपर वाला जो एटम है वो डायरेक्ट यहां पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, कौन से पे, C पे। मैं इस एटम को नाम देता हूं F, ठीक है। तो जो लाइन आएगी ऊपर वाली वो कहां आएगी, यहां पे आएगी C पे, ठीक है, क्लियर हुआ, C पे आएगी। तो देखो आप मैं क्या कह सकते हो, इस ट्रायंगल को इसी को कन्वर्ट कर देता हूं। देखो अब इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है ये, ठीक है। ये लो, ये क्या है A, ये B और ये C, ठीक है, और ये डिस्टेंस A/2 और ये एंगल 30 डिग्री, क्योंकि देखो ये एंगल पूरा कितना था 60, बीच में से डिवाइड किया कितना बचेगा 30, ठीक है ना। देखो 30। अब अपने को डिस्टेंस चाहिए AC, ठीक है। AC क्यों चाहिए मैं बताता हूं आपको अभी, ठीक है, बट पहले AC फाइंड आउट करो। तो देखो कोस मैं ये लगा दूं, कोस 60 डिग्री। तो कोस में क्या होता है, यहां से यदि नहीं भी पता तो देखो यहां से L अपॉन छोटी क्लासों में जैसे फाइंड आउट करते हैं K A। तो कोस में क्या आएगा नीचे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस क्या होता है, ये रहा बेस आपका A/2, क्लियर। उसके बाद हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस आपका है AC, तो AC, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है आपको, AC फाइंड आउट करना। तो AC को इधर लेके आओ, तो AC इक्वल्स टू क्या आएगा A/2 और cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, देखो बताओ, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1 बाई कितनी होगी, √3/2, कितनी होगी, √3/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी cos 30 की, सॉरी cos 30 की वैल्यू, ठीक है, cos 30 की वैल्यू √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आ गई A/√3, क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्यों निकाला मैंने, क्योंकि तो ये एटम इसके पास में, ये एटम इसके पास में, ठीक है। तो मैं क्या इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, देखो साइड में देखो, ये एटम ऊपर वाला है, ये एटम इसके पास में है, ये लो, और इनकी डिस्टेंस कितनी है, A डिस्टेंस, क्लियर हुआ। सभी एटम के जो पास वाले होंगे उनकी डिस्टेंस कितनी होगी, A। तो ये एटम इसके पास में है, अभी अभी मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाला था ना, तो जस्ट इसके पास में था, तो ये एटम डिस्टेंस होगी A। अब देखो ये एटम कहां आ रहा, नीचे इस पॉइंट C पे, कहां आ रहा, पॉइंट C पे, इसको नीचे लेके आओ पॉइंट C पे, ठीक है, ये लो पॉइंट C पे आ गया। उसके बाद देखो पॉइंट C, ये A है और ये पॉइंट कौन सा है, F पॉइंट है और ये C है। तो AC डिस्टेंस कितनी निकाली अभी अभी आपने, A/√3, तो ये लो A/√3, कोई दिक्कत होने वाली बात है ही नहीं। बट बात रही आपकी इस F और C के बीच की डिस्टेंस, तो ये पूरी डिस्टेंस यहां थी, यहां कितना है C, और ये किस में रखा हुआ है, एकदम मिड में, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई C/2, तो ये भी कितनी होगी C/2। इसका मतलब ये जो F से C तक की डिस्टेंस है कितनी है, C/2,
क्लियर हुआ? अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कुछ भी आप इसमें रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस पर में जो थ्योरम है ये यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 3 प्लस सी स्क्वायर बाई 2, सॉरी सी स्क्वायर बाई 4, ये यूज कर सकते हो आप। क्लियर हुआ? आप ए स्क्वायर को इधर लेके आओ तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा, देखो 3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई 4। क्लियर हुआ? यहां से कितना बचा, 2a स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो अपने को रिलेशन चाहिए सी और ए में, क्योंकि दोनों ही क्या है, पैरामीटर्स है, और लेटिस कांस्टेंट किस में आता है, लेटिस पैरामीटर्स की टर्म में। तो कितना होगा, देखो देखो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8/3, दैट इज मीन सी बाई ए का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया यहां से, सी बाई ए इक्वल्स टू √8/3, और यही क्या कहलाता है अपना लेटिस कांस्टेंट इन एचसीपी। किसके अंदर, हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर कितना कहलाता अपना ये जो आपका लेटिस पैरामीटर, ठीक है। क्लियर हुआ? लेटिस पैरामीटर कितना आया, √8/3। मैंने इसलिए जनरली डिफाइन किया है क्योंकि आगे जब कोई अलग कोर्सेज हो तो उनकी वीडियो ना बनाना पड़े, इसलिए मैं ब्रीफली लेके चल रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है। आप टेंशन ना लें, जब का आपको बोला है वहां तक सिलेबस हो जाएगा। नेट के सिलेबस की बात रही है तो नेट का सिलेबस इससे जस्ट आपको ये कंप्लीट करवाते ही एचसीपी कंप्लीट होगी। जो नेट में जो यूज होने वाली टर्म है वो मैं ब्रीफ में समझा दूंगा, यहाँ पे लास्ट में आपको राइट डाउन करवाऊंगा, टेंशन ना लें, ठीक है। पूरा कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं आज अपन, ठीक है। ये आ गया आपका लेटिस कांस्टेंट। तो सेकंड टर्म आ गई आपकी लेटिस कांस्टेंट की, कितनी आई, लेटिस कांस्टेंट आ गया आपका, लो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा टर्म आ गई आपकी c बाई ए इक्वल्स टू √8/3 आ गया। सेकंड थर्ड टर्म क्या निकालते हो आप, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आ जाओ भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बताओ जरा, इसका वॉल्यूम किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, कुछ आइडिया लग रहा है, नहीं लग रहा ना? तो आपको क्या है कि इसका वॉल्यूम तो नहीं पता, बट आपको यह पता है कि जो नीचे जब ये बन रहे हैं, ये कितने बन रहे हैं, 6 इक्विलेटरली ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इनको क्या कर सकते हो आप, इक्विलेटरली ट्रायंगल के लिए आपको क्या पता होता है, एरिया पता होता है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, देखो देखो कितने हैं ये, इसके अंदर ट्रायंगल 6, तो 6/1/2, और जितना एंगल बने वो साइन के अंदर, साइन 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एंगल कितना होता है सभी के अंदर 60 डिग्री। तो इसी तरीके से एरिया हो गया, कितने हैं, 6 है, 6। वॉल्यूम आपको निकालना है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो, इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई सी, ये आपका वॉल्यूम आ गया। क्लियर? आओ देखो 6 × 1/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। c की वैल्यू कितनी है, a की टर्म में वैल्यू बताओ c की, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, c की वैल्यू कितनी आएगी, इंटू a, ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी, a, ये तो आएगा साइन 6, और सॉरी ये देखो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसकी साइड कितनी थी, a, तो ये कितना आ जाएगा, a² आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, सॉरी a²/2 और साइन 60 डिग्री, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो कितना हो गया a³ और ये कितना हो गया, √8/3। तो भाई साहब जरा देखो, ये √3 है, ये √3 से √3 कैंसिल, कोई दिक्कत, ये 2 से एक बार 3, कोई दिक्कत। तो आपको क्या आ गया, 3 यहां से अपॉन 2, ठीक है। इस √8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × √2, कैसे होगा, 4 जाएगा 8, ठीक है, a³ चल रहा है, इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू कितनी आई, 3 √2 और a³
क्या आ गया, वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो साइड स्क्वायर तो आएगा ना, ए स्क्वायर बाई 2, जो भी साइड हो वो स्क्वायर बाई 2 और साइन 60 डिग्री, ठीक है, जो भी एंगल होगा। तो इस तरीके से एरिया निकाला जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब आपका आ गया वॉल्यूम, ठीक है, मैथमेटिक्स है, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। ये लो आपका वॉल्यूम। थर्ड जो आपका जो क्या होता है, पॉइंट होता है, वो जरा बताएंगे क्या होता है। मैं इतनी पॉइंट्स आपको करवा चुका हूं। थर्ड जो आपका पॉइंट होता है वो जनरली आपका क्या पॉइंट होता है, डिस्कस कर देता हूं मैं यहां पे। क्या, नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल, ठीक है, यानी स्मॉल एन की वैल्यू, ठीक है, यानी क्या निकालते हो, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, ठीक है, पर यूनिट सेल। किस तरीके से फाइंड आउट करोगे भाई साहब, जरा एक बार देखें। यहां पे 12 एटम कॉर्नर्स पे हैं और एक कॉर्नर क्या होता है, इनके बीच में 60 डिग्री एंगल है। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से फाइंड आउट करोगे आप, क्या, कि इनके बीच में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो 60/360 कितना आएगा, देखो 360 कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 1/6, एक कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/6। तो कितना हो गया, देखो 12 एटम कॉर्नर्स पे हैं और आपका कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 1/6 प्लस, आ जाओ भाई साहब, ठीक है। उसके बाद 2 एटम इसके फेसेज पे भी रखे हुए, एक ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है, और एक जो फेस वाला एटम है वो दूसरे वाले इस फेस में जब रखा जाएगा तो आधा इसमें रखा जाएगा और आधा ऊपर वाले में। इसका मतलब इसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा और इस यूनिट सेल में भी कंट्रीब्यूट करेगा। इसका मतलब इस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना, 1/2, ठीक है। कल एक बात आई थी, कमेंट आया था कि सर एफसीसी के अंदर आपने जो प्लेन ड्रॉ किए हैं उसमें जो फेस है उसका 1/2 क्यों नहीं लिया। देखो वहां पे अपन ने यूनिट सेल की बात की थी और वहां पे अपन प्लेन ले रहे थे, तो प्लेन अकेला था और उस प्लेन के अंदर सेंटर में जो एटम आ रहा था, इसलिए उस प्लेन की बात करो तो उस प्लेन के अंदर पूरा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो दूसरी यूनिट सेल में नहीं दे रहा, इसलिए मैंने उसको कंप्लीट लिया था, ठीक है, मैंने डिस्कस कर दिया है। अब आ जाओ, कितने एटम है, 2 एटम है, का कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 1/2 कंट्रीब्यूट करेंगे, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये 3 एटम कहां रखे हुए हैं, इस यूनिट सेल के अंदर, डिब्बे के अंदर रखे हुए हैं, इसका मतलब डिब्बे के अंदर पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अपना एक एटम अपना पूरा देगा, इसका मतलब प्लस 3 एटम है वो तीनों ही अपना पूरा कंट्रीब्यूट देंगे। इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स भी आ गए हैं, कितने हुए, देखो ये आ गया आपको 12, तो 2 + 1 और +3 = 6। तो नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल कितने आ गए, 6। उसके बाद आपको क्या निकालना होता है, फोर्थ जो टर्म है वो आपका क्या होता है, जरा देखें, क्लियर। एक एक चीज को नोट करते जाए भाई, ठीक है, लास्ट में ब्रीफली भी लिखवा दिया जाएगा पूरा, जो नेट के लिए पर्पज से जो आपको मेमोराइज रखने हैं उनको, ठीक है, ये पूरा डिटेल में था थोड़ा सा। देखो फोर्थ को मैं क्या डिस्कस करता हूं, देखो आपको क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन पर यूनिट सेल। तो कैसे आता है, वी, बार बार नहीं लिखवाऊंगा, स्मॉल एन, जितने भी इफेक्टिव एटम्स आते हैं 4/3 πr3। और लेटेस्ट कांस्टेंट के लिए जनरल रिलेशन क्या होता है, A = कितना होता है, 2r। तो आप क्या करोगे, जो r है उसकी जगह क्या रख सकते हो, A/2। जनरल रिलेशन होता है ये, इसी के रूप में क्या डिफाइन होता है, लेटिस कांस्टेंट, ठीक है। r और a में तो रिलेशन यही होता है ना, ठीक है। आओ, तो इफेक्टिव एटम्स कितने आए हैं, V = 6 और 4/3 πr3 का मतलब A³ इसका मतलब कितना हो गया, 8। तो 8 कितना आया, 2 और 2 से 3 ये आएगा, तो कितना आएगा, देखो 2 और ये आएगा 2 और 2 से 3 से 3 कैंसिल, ये आएगा। तो वैल्यू कितनी आई इफेक्टिव एटम्स की, एक सेकेंड, 8A³ / 8 और 4/3, ठीक है, 2
और 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब इफेक्टिव वॉल्यूम का जो वॉल्यूम आ गया वो कितना आ गया, इफेक्टिव जो एटम्स है उनका वॉल्यूम कितना आ गया, अपना वॉल्यूम आ गया A पाई A क्यू। क्लियर हुआ, पाई A क्यू। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, आपका लास्ट एंड फाइनल पॉइंट होता है 5, आपका पैकिंग फैक्टर। क्या होता है, पैकिंग फैक्टर। पैकिंग फैक्टर कितना होता है, क्या होता है, एपीएफ। एपीएफ का फॉर्मूला याद करो भाई साहब, जितने भी आपके जो वॉल्यूम होता है किसका, इफेक्टिव एटम्स का पर यूनिट सेल के अंदर कितना है, पाई और ए क्यूब, और आपको यूनिट सेल का वॉल्यूम। भाई साहब यूनिट सेल का वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर चुके हो, कितना है यूनिट सेल का वॉल्यूम, देखो कहां फाइंड आउट किया, ये रहा। तो कितना आएगा 3√2 और ए क्यूब, कैंसिल आउट क्यूब से क्यूब, तो एपीएफ आपका कितना आ गया, एपीएफ इक्वल्स टू पाई अपॉन 3√2 आपका एपीएफ आ गया। इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलेगी 0.74। कितनी मिलेगी, 0.74। और क्या होगा, एपीएफ का आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 74%। और ये भी किसके लिए आई थी, एफसीसी के लिए। तो इसकी जो सिमिलरिटीज है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे उसके बाद, अभी थोड़ी देर बाद, क्यों एफसीसी किस तरीके से सिमिलरिटी रखता है। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां तक सारी चीजें आपको ब्रीफ में बता दी गई हैं, कैसे कैसे स्टडी की जाती है। आप टेंशन ना लें, नेट का ही सिलेबस हो रहा है, बस थोड़ा सा सॉलिड के जो क्रिस्टलोग्राफी की ये जो पॉइंट्स हैं, आगे ज्यादा सॉलिड में जोर नहीं आएगा क्योंकि आगे पूरा मैथमेटिकली कैलकुलेशन है और समझने वाला भी अच्छा। ये थोड़ा 3D डायग्राम का खेल है, इसलिए थोड़ा सा समझने में होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप देखें मैंने क्लासिकल करवाई है, उसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको बता क्वेश्चंस करने का मेथड बता दिया जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन करोगे। ठीक है, आ जाओ, ये क्लियर हुआ यहां तक। उसके बाद आपको लास्ट आपको एक और फाइंड आउट करना पड़ता है, वॉल्यूम ऑफ परमिटिव सेल, या फिर आप उनको बोल सकते हो फंडामेंटल वेक्टर्स, जो परमिटिव वेक्टर्स जिनको भी बोलते हो आप। ठीक है, लास्ट बता देता हूं, कुछ जो एमएससी की कोर्सेज है उनमें भी आता है और आपको कई जगह फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से, नीचे वाले मैंने क्या कहा था, जितने भी एटम है उसके अंदर कवर हो जाने चाहिए तीनों वेक्टर से, ए बी सी से। ठीक है, तो इसी में भी ए बी सी से कवर करो। भाई साहब ये देखो, इसको वापस से ड्रॉ करता हूं मैं यहां पे, ये लो, देखो क्लियर देखना इस चीज को, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई यहां पे। ठीक है, ये आपका नीचे वाला हिस्सा है, ये आपका सेंटर वाला आइटम है, आ गया। तो मैं यहीं एक कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेता हूं, ये लो, और इस सेंटर वाले से डायरेक्ट आपका ये टर्म क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो जो ये है ना, ये तो क्या हो गया y और ये हो गया z, तो आपका जो x है ना वो ये है, क्या है, ये है, और ये एटम मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है। देखे क्लियर, समझ में आया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो जो ये है ये क्या होता है अपना एंगल, इस तरीके से। तो जो इसको आगे आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो भाई साहब मुझे बताओ कि ये एंगल है इसके अंदर, ये ट्रायंगल है इसके अंदर, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, यही तो हुआ। इसका मतलब इस तरीके की सिचुएशन है, देखो ये तो मैं इस डायरेक्शन में तो बी मान लेता हूं, बी वेक्टर, क्योंकि जो वाई में बी मानते हो, और जेड में आप सी वेक्टर, और इसमें क्या मानोगे एक्स में ए वेक्टर। इसमें नहीं मानोगे क्योंकि एटम ही नहीं है, तो आपको एटम कहां है, यहां है, तो आपका ए वेक्टर कहां है, यहां है। ठीक है, बट इस डायरेक्शन में तो कोई वेक्टर होता ही नहीं है क्योंकि ये बीच में है, तो आप इसको इसकी टर्म में निकालेंगे तो दो वेक्टर तो आपके डायरेक्ट आ गए। क्या आ गया, बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, बी और जे कैप। क्लियर। उसके बाद आप क्या लिखना है आपको, ए सी वेक्टर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि सी भी इसी की पॉइंट के अंदर है, तो क्या लिखोगे उसका मैग्नीट्यूड यानी सी और डायरेक्शन के कैप। पर आप ए वेक्टर को कैसे लिखोगे, मेन बात ये है। तो ए वेक्टर इस तरीके से है, देखो ये आगे का एटम, ये लो यहां पे, और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है,
ठीक है। और एटम कहां रखा हुआ आपका, यहां पे है आपका ए वेक्टर, ये लो ए वेक्टर, और ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ठीक है ना। और ये एंगल कितना है, बीच वाला डली हुई है, तो इसका मतलब क्या है, इस तरीके से एंगल कितना बच गया 30 डिग्री, तो एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्शन प्लस वाई एक्सिस है, तो ये क्या होगी माइनस जे कैप, क्योंकि देखो इधर क्या होगा प्लस जे कैप और इधर माइनस जे कैप, क्लियर। तो देखो ए का एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका मतलब ए को क्या लिखेंगे अपन, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए और कोस 60 डिग्री, ठीक है, और डायरेक्शन माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। दूसरी डायरेक्शन इसको इधर लेके आओ, तो प्लस ए और कॉस 30, ठीक है, कोस 30, और वैल्यू कितनी आएगी जरा बताना, वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी प्लस आई कैप, यही होगा। तो देखो ए वेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ए, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, √3/2, और डायरेक्शन आई कैप माइनस a/2, डायरेक्शन क्या होगी आपकी माइनस जे कैप। ये आपका क्या आ गए, फंडामेंटल वेक्टर्स आ गए। और जब आप इनको सोल्व करोगे तो परमिटिव वेक्टर, जो आपके परमिटिव सेल है उसका आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ये आपका क्या है वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। तो इनको क्या ले सकते हो आप, ए बी सभी को सेम डिस्टेंस पे, इसलिए आप ए कंसीडर करके चल सकते हो, और इनको लास्ट में क्या करो क्रॉस जो पहले क्रॉस प्रोडक्ट करो बी और सी का, और उसके साथ डॉट कर दो, ठीक है। फाइंड आउट करो, लास्ट ये अपन कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यहां तक आपका एचसीपी था, इसमें मैंने टाइम लिया क्योंकि देखो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी की जो कॉलेज कोर्सेज की एग्जामिनेशन है उसमें भी बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने ब्रीफली बता दिया इसको, ठीक है। अब आपको जो नेट में जो चीजें ध्यान में रखनी है मैं उसको यहां राइट डाउन कर रहा हूं, उसको क्लियर पॉइंट टू पॉइंट आप राइट डाउन कर लीजिए। हर पॉइंट का मैं मतलब बता देता हूं क्योंकि वही आपको क्या करेंगे लास्ट में सीएसआईआर नेट के क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो पहले यहां पे राइट डाउन कर देता हूं, उसको आप डायरेक्ट क्या कर लो, अपने नोट्स बना लो अच्छे से, ठीक है। चलो लास्ट में आपको क्या करना है कि मैं ब्रीफ में लिखवा देता हूं, जो कि सीएसआईआर नेट और क्या है आईआईटी जैम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, ठीक है। तो आपको क्या होगा, काफी हेल्प होगी, ठीक है। बाकी बेसिक मैं सारा पोर्शन समझा के पीछे ले आया हूं, और अब आपको डायरेक्टली मैं नोट करना है। देखो पहले एक चीज तो यहां पे नोट करनी है, इसको आगे अपन डिस्कस भी करेंगे। इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर वी यूज मिलर-ब्रेविश इंडिसेज फॉर डिफाइन एनी प्लेन को डिफाइन करने के लिए मिलर-ब्रेविश इंडिसेज यूज ली जाती है इसके अंदर, ठीक है। एंड दीज इंडिसेज आर डिनोटेड बाई HKIL। देखो HKL तो मिलर इंडिसेज पढ़े थे, यहां पे एक नया डिफाइन हुआ I, जिसको क्या बोलते हैं ब्रेविश इंडिसेज। तो वेयर HKL क्या है, मिलर इंडिसेज। ब्रेविश इंडिसेज क्या होती है, नेगेटिव साइन और H+K आगे डिफाइन करेंगे, इसको पूरा बताएंगे लास्ट में, बट यहां पे मैंने जनरली डिफाइन कर दिया। ब्रेविश लेटिस के बारे में बताएंगे, इंडिसेज के बारे में बताएंगे, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। -H+K। आपके बाद वो याद रखना, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं 6। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, राइट डाउन कर लेना भाई एक साथ ब्रीफ में, ठीक है। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं 12, वही क्या होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं 2, कितने होते हैं 2। उसके बाद नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होती है 2r इक्वल्स टू a। उसके बाद सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होती है CA √8/3, जो अपन निकाल चुके थे अभी, ठीक है। उसके बाद अल्फा बीटा 90 डिग्री होते हैं, गामा 120 डिग्री, और a इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 3√a³। क्या होगा 3√a³। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डेंसिटी किस तरीके से निकालोगे, जितने भी इफेक्टिव नंबर होते हैं नीचे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम का यूनिट सेल का कितना होता है 3√2a³। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मैं निकाल चुका हूं πa³। वो जो एटम का जो वॉल्यूम निकाला था अपने कितना आया था πa³। AFF कितना आया था
पाई/√3 भाई IIT JEM वाले ध्यान दे, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आता है, इसकी टर्म में पूछा जाएगा IIT JEM में क्वेश्चन, ठीक है। CSIR नेट का नहीं कह सकता, पर IIT JEM में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसका APF कितना होगा 0.74 या 0.74 या फिर 74%। उसके बाद एग्जांपल MG, ZN और CD, ये किसके एग्जांपल है, हेक्सागोनल। इसके तरीके से आप क्या कर सकते हो, देखो वॉल्यूम ऑफ परमिटिव सेल आप निकालना, एक बार चेक करना, ठीक है, किस तरीके से आता है, इसको डिफाइन करेंगे। अब देखो मैं आपको जनरली बता देता हूं कि जो आपकी जो FCC होती है उसमें जो प्लेन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है AB 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 AB, ठीक है। बट FCC में इस तरीके से अरेंजमेंट नहीं होता, बाकी सब सेम है, बाकी आ रहा है ना जी, तो 74%, तो आप कह सकते हो HCP में भी आता है, FCC में भी आता है, पर प्लेन का जो अरेंजमेंट होता है वो FCC में किस तरीके से होता है, ABC ABC। इस पे डिस्कस करेंगे जब अपन न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तब। ये आपका खत्म हुआ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए आपका जो वीडियो है ये थोड़ा सा पोर्शन कम हुआ है, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो आपका सॉलिड का जल्दी ही बना दिया जाएगा। और अब जो आपको असाइनमेंट दी जाएगी 1 से 2 दिन के अंदर, जो भी मेरे से जुड़े हुए वो व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम पे जुड़े हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले टेलीग्राम पे जुड़िए, ताकि आपको असाइनमेंट कहीं दूर बार बार मैं कहीं और पर्सनली मैसेज ना करके आपको व्हाट्सएप पे टेलीग्राम से वही मिल जाएगी। तो सॉलिड की फर्स्ट असाइनमेंट मिल जाएगी और उसको फर्स्ट दिन ही मैं यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद अपन बात करें, मैं मोस्टली क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, बट आपको कुछ क्वेश्चंस बचते हैं तो वो आप कीजिए, नहीं आते तो फिर वापस अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर जब अपन डिस्कस करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। थोड़ी कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने आज थोड़ा वीडियो थोड़ा लेंदी है और पोर्शन थोड़ा कम कवर हुआ है, तो आप टेंशन ना लें, नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, अपन ग्रेफाइट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद अपन NaCl स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। डायमंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्या क्या इनका रिलेशन होता है, किस तरीके से कंबाइंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन धीरे धीरे क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर से लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।